नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी दल अपनी-अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम लोग बार-बार दावा कर रहे हैं कि वो अपने काम के दम पर सरकार में दोबारा वापसी करेंगे। हम क्या क्या काम हुए हैं, किन किन वर्गों के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता है हिंदुस्तान में। जब अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जीत दर्ज की है और वो दावा करेगी कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के प्रदर्शन दोहराएगी, तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या है जिसके दम पर ये कहा जा सके कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ही महीने बाद यहाँ दिल्ली के राज्य के जो चुनाव है इसमें मात दे सकेगी? मैं समझता हूँ वो केंद्र का चुनाव था, ये दिल्ली का चुनाव है। उस चुनाव में वोट को पोलराइज किया गया था, लेकिन इस बार भी इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता इनके छलावे में नहीं आई। और मैं समझता हूँ जिस तरीके के काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए हैं, अरविंद जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल ने जिस तरह के सख्त निर्णय लेके एजुकेशन का दिल्ली में सुधार किया है। आप ये देखिए कि प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे थे, सरकारी स्कूल कमज़ोर होते जा रहे थे। नो डिटेंशन पॉलिसी लाके बिल्कुल एजुकेशन को तबाह कर दिया था। ऐसे हालात में जब पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों पे लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहाँ पब्लिक स्कूलों में एक बच्चे की पढ़ाई पे, किताबों पे, वर्दी पे, ट्रांसपोर्ट पे, ट्यूशन्स पे, एक बच्चे पे, जो मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल है उस पर भी 10-10 हज़ार रुपये खर्च होता है। एक घर में 2 बच्चे मान लें तो 20 हज़ार केवल पढ़ाई के खर्चे के लिए चाहिए। ऊपर से कोई बीमार हो जाए तो वो इलाज का खर्चा अलग चाहिए। और दिल्ली में अभी भी बड़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं, 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की इनकम आज भी मतलब 20 हज़ार रुपया महीना, 25 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं है। और कम से कम 30-40% ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में 15-20 हज़ार रुपये महीना आता है। तो ऐसे लोग तो अपने बच्चों को बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो क्या उनके बच्चे केवल मजदूर बनेंगे? उस हालात में जहाँ सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा उठ गया था और सब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे थे, पूरे देश में दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का 26% लगा के सरकारी स्कूलों में सुधार किया, एसएमसीज बनाई, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में एसएमसी के माध्यम से विश्वास पैदा किया और प्रिंसिपल टीचर्स ने मिलके मेहनत की। सरकार ने हर तरह की सुविधा दी और टीचर्स को बाहर विदेशों में कोचिंग ट्रेनिंग दिलवाई। और आज सरकारी स्कूलों में इतना विश्वास बढ़ गया, इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया सरकार का कि लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। और साथ ही साथ हेल्थ में देखिए आप, पहले दवाइयाँ आधी बाहर आधी हॉस्पिटल से मिलती थी। पहले क्या जितने भी टेस्ट होते थे बाहर से कराने पड़ते थे। इलाज अगर कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर बता दे 5-6 लाख रुपए खर्च होगा, तो लोग सोचते थे 5-6 लाख कहाँ से आएगा। आज दिल्ली की सरकार ने कर दिया, आरोग्य कोष से अगर आपको डॉक्टर कहता है 5 लाख खर्च आएगा तो आप 5 लाख का एस्टीमेट बनवाइए, एमएलए के यहाँ से फॉर्म लेके उसको भरिए, एस्टीमेट साथ लगाइए, रेजिडेंस प्रूफ लगाइए, आपको वो 6 लाख रुपये सीधा आरोग्य कोष से उस हॉस्पिटल के अकाउंट में चला जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा। आपको इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बातें स्कूल की हों या अस्पताल की, किसी न किसी रूप में गवर्नेंस की बातें हैं। आप इस बात के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी गवर्नेंस की वजह से वोट होगा, लेकिन हमने कई चुनावों में देखा है जो भावनाओं के आधार पर मोबिलाइज करते हैं उनके साथ बहुत सारा वोटर का एक धड़ा चला जाता है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये तमाम काम गिनाए जाते रहें, हो सकता है लाभार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, इसलिए भी क्योंकि बार बार हम लोग भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कम से कम स्कूल अस्पताल के कामों पर अटैक ना करके दूसरी पिच पर लेने आने की कोशिश करती है, तो उनका कैसे काउंटर होगा जो भावनाओं के आधार पर एक मास मोबिलाइजेशन की कोशिश करेंगे? क्या उसकी कोई काट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इनका एक भी दाव अभी तक चला नहीं है। इस बार भी इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की जनता समझ गई कि पहले धोखे में आ गए। देश की इकोनॉमी गिर रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, पुलिस उल्टे जुल्म करने वालों का साथ देती है और जिनके साथ जुल्म होता है, जिनकी पिटाई होती है, उनके खिलाफ केस बना देती है। इस सारी हरकतों ने देश को एकजुट कर दिया है। आज दिल्ली का भी और पूरे देश का, आज दिल्ली का चुनाव तो दिल्ली की बात करेंगे,
दिल्ली के सब लोगों ने तय कर लिया कि इस बार इन लोगों को दिल्ली में सबक सिखाना है, आम आदमी पार्टी को फिर से भारी बहुमत से जिताना है। पहले सबके घरों में आप देखते थे इन्वर्टर्स होते थे, मार्केट में निकले तो रेड कलर के होंडा वाले वो होते थे, वो जनरेटर्स होते थे। आज सारे जनरेटर बंद हो गए, इन्वर्टर ख़त्म हो गए हैं। लोगों को लगातार 24 घंटे बिजली मिल रही है और सस्ती बिजली मिल रही है, यहाँ तक कि 200 यूनिट फ्री मिल रही है। आज दिल्ली के अंदर आप देखिए 35 लाख से ज़्यादा लोगों का जीरो बिल आ रहा है, बिजली का, पानी का जीरो बिल आ रहा है। तो लोग जो अपेक्षा एक सरकार से करते हैं वो सारे काम सरकार ने करके दिखाए हैं। और जो ये बात आप सही कह रहे हैं कि पोलराइज हो जाता है और वोट चला जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग चूँकि पिछले लोकसभा के चुनाव में वो गलती करके पहले ही पश्चाताप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार चाहे कुछ भी कर लेंगे, इस बार इनको वोट नहीं देना है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। आप दिल्ली में किसी कॉलोनी में चले जाएँ, दिल्ली का एक एक आदमी दिल्ली की सरकार के काम गिना रहा है। इससे बढ़कर और जीत हमारी क्या हो सकती है। अभी अगर इन बातों को हम मान लेते हैं कि बुनियादी जो सुविधाएं रहीं, मसलन स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये सब दिया गया, अगर ये माना भी जाए तो मैं एक ऐसे वर्ग की बात करने जा रहा हूँ जिसको हमेशा अनदेखा किया गया। इस सरकार में थोड़ा बहुत दावा किया जा रहा है कि तमाम सब्सिडीज का पहला लाभ उसे मिला और तमाम सेवाओं का। वो वर्ग दलित समाज से आता है, उसे लगभग हर जगह, हर राज्य में इसी तरह से अनदेखी होती है। दिल्ली में अगर हम माने कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के अलावा उनकी अगर एम्बिशंस की बात करें, अब उभरती हुई इच्छाएं, आकांक्षाएं एक ऐसे समाज की जो हमेशा से दबाया गया, उनको क्या कुछ एकेडमिक एक्सीलेंस में कुछ है देने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़े पदों पर ले जाने के लिए है, उनको नौकरियों के लिए कुछ है, या सिर्फ फिर तो ये महज लॉलीपॉप ही कहलाएंगे, जैसे कि वोट के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ प्रलोभन है या सच में कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि वो जा कर के बाकायदा नौकरियों में अच्छी जगह बना सकें, एजुकेशन में अच्छी जगह पा सकें? ऐसा कुछ अगर आपके पास है, ऐसी योजनाएं हैं, अभी प्रस्ताव हैं या चल रही हैं? देखिए, हमने 25 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर शुरू करने की शुरुआत की है। कुछ सेंटर शुरू हो चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, वो जो बच्चे 10वीं 12वीं में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे स्किल डेवलपमेंट सेंटर से, वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर से अपना 6 महीने, 8 महीने का, साल का, 2 साल के कोर्सेज करेंगे और वहाँ जॉब की गारंटी है। दूसरा, इसके साथ साथ हमने स्कूलों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चालू किया है, जिसमें बच्चों को रोज़गार देने वाला बने, वो जॉब सीकर ना बने, जो गिवर्स बने। वो वहीं पे उनको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इस तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो करते ही तुरंत अपना जॉब उनको मिल सके और वो लोग फिर अपना विकास कर सकें। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हम लोगों ने लागू की है। पहले SC ST के लिए लागू की थी, अब उसको सबके लिए कर दिया है। उस योजना से देखिए, बच्चे में कितनी काबिलियत क्यों ना हो, कितना ही वो 100 में से 100 नंबर लेके आ रहा है, लेकिन आजकल एग्ज़ाम ऐसे डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग ले लेते हैं वो सफल नहीं होते। चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, चाहे मेडिकल की कोचिंग हो, जुडिशरी की कोचिंग हो, सिविल सर्विसेज की हो, ये सारी कोचिंग के अभाव में गरीब बच्चे होनहार होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद सफल नहीं हो पाते थे। आज उनकी कोचिंग का खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है। उसी कोचिंग के खर्चे से आपने पिछले दिनों TV पे देखा होगा कि एक झाड़ू पोछा लगाने वाली का बेटा IIT दिल्ली में वहाँ सेलेक्ट हुआ, जहाँ CM अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ। उसी कोचिंग का लाभ उठा के एक लड़की शशि, जिसके फादर सफ़ेदी करते हैं, उस बच्ची का एडमिशन लेडी हार्डिंग में मेडिकल में हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक तरफ जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के उनको आगे बढ़ने का, उनके सपने साकार करने का मौका दिया। दूसरी तरफ विदेश जाके PhD करना, MPhil करना, PhD के साथ साथ मास्टर्स डिग्री करना, उसके लिए सरकार 20 लाख रुपए PhD के लिए और बाकी मास्टर्स डिग्री के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। आप विदेश, जैसे बाबा साहब को अगर मौका ना मिला तो विदेश जाके पढ़ने का, तो शायद जो कुछ वो हमें दे पाए ना दे पाते। तो वही मौका, वही सोच के हम लोगों ने भी अपने SC ST के बच्चों के लिए योजना शुरू की है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड। और इसके साथ साथ जो लोग हमारे सीवर में मरने को मजबूर थे, सीवर में मर जाया करते थे, उनके लिए हम लोग 200 मशीनों का, उनको 7 साल का टेंडर मिला है। मशीनों को लेने के लिए गारंटी सरकार ने दी है। आज वो मशीनें दिल्ली में 150 से ज़्यादा मशीनें अब तक दिल्ली में आके काम कर रही हैं। उनको लगातार हर महीने सैलरी भी, पैसा भी मिलना शुरू हो गया है। एक मशीन पे 3 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो, और उनको मशीन पे काम करने वाले को रोज़गार दे के, तनख्वाह दे के, मशीन की मेंटेनेंस निकाल के, सारे खर्चे निकाल के, बैंक की किस्त निकाल के, उसके बाद भी करीब 40,000 रुपये के आसपास उनके घर में आ रहा है। तो ऐसे इस तरह आपका ये दावा है कि दिल्ली में अब लोगों को सीवर के अंदर, जिसमें
चाहे जैसे देखें और समझें, दलित समाज के ही लोगों को जाना पड़ता था सीवर में, तो क्या अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा? अब नहीं जाना क्या ये एक मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं कि कहीं भी अब दिल्ली में नहीं होगा, मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी? दिल्ली में ऑलरेडी जल बोर्ड ने टेंडर करके मशीनें अब आ चुकी हैं, और जिन लोगों को टेंडर मिला वो वही लोग हैं जो सीवर सफाई का काम करते थे या साफ़ सफाई का काम करते थे, या जो गरीब तबके के लोग थे उन्हीं को मिला है। वो स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई स्कीम, डेडिकेटेड, जो पूरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम सीवर में अब दिल्ली में डेथ नहीं होगी। दूसरी बात, जो सीवर में जो लोग उतारा करते थे उनके खिलाफ 304A का मुकदमा दर्ज हुआ करता था, जो बेलेबल होता था, नेग्लिजेंट एक्ट। अब उसकी बजाय हमने 304 IPC के अंदर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है, क्योंकि उतारने वाले को पता है कि इसमें गैस बनती है, जान जा सकती है, फिर भी वो उनको बिना सेफ्टी गियर को उतार दिया करते थे। तो आज कम से कम इस पर गंभीरतापूर्वक सरकार ने काम करके न केवल हम 200 मशीनें लेके आए, लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ कानून को भी थोड़ा सख्त किया है, ताकि लोग डरें और इस तरह सीवर में ना उतारें। अब उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीनें ऐसे क्लीन की जा रही है। अब हमारा चिंता थी जो सेप्टिक टैंक प्राइवेट बिल्डिंग्स में, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती थी डेथ की, उसको भी अब सरकार ने स्कीम बनाई है कि अब सेप्टिक टैंक भी सरकार, जल बोर्ड साफ़ कराएगा अपने खर्चे पे, आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। तो हम अब सेप्टिक टैंक में भी लोगों को मरने नहीं देंगे, उस पर भी काम चल रहा है, उस पर टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, देश में भी है, इस प्रदेश में भी है, और उनकी भी तमाम मांगे होती हैं, उन पर तमाम तरह के अटैक हो रहे हैं और पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। यहाँ तक कि अब उनकी नागरिकता की पहचान के लिए भी सबसे पहला अटैक उन्हीं पर किया गया है, वो आगे जाकर दलितों आदिवासियों पर भी हो सकता है। तो क्या जब एक बेचैनी है एक समाज के अंदर, तो क्या वो सिर्फ वोट बैंक हो? ये खासकर भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल नहीं बनेंगे, ये सवाल कांग्रेस से बनेंगे या आम आदमी पार्टी से बनेंगे, अन्य तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, उन सबसे ये सवाल बनेगा कि क्या वो सिर्फ वोट के लिए हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, लोकसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया था, ना कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आप राज्य की सरकार के मंत्री हैं, तो ये तो आपका काम नहीं होगा कि उम्मीदवारी किसी की तय करना। लेकिन क्योंकि मुस्लिमों के सवाल क्या है, इस पर तो आपकी जवाबदेही बनती होगी। आपकी जो विधानसभा सीट आती है उसमें एक अच्छी खासी आबादी है दलितों और मुस्लिमों की, जिसे हम बहुमत से पार कह सकते हैं। तो क्या उनके सवालों को, मुस्लिमों के सवालों को इसी तरह दलितों के सवालों की तरह टैकल किया जा रहा है? कुछ है उनके साथ खड़े होने के लिए, गिनाने की कुछ बातें? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी सरकार शायद पहली सरकार है जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, और जिसके अंदर काबिलियत है उसको आगे बढ़ने का मौका भी देती है। हमने जो DSFDC हमारा लोन देता है SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड को, उसमें लोन में शर्तें बड़ी जटिल हुआ करती थी। हमने उन शर्तों को सिंप्लीफाई किया है, और माइनॉरिटी विशेष तौर पे उस तरह की शर्तों को पूरा करने में अक्षम रहती थी। अब हमने ऐसा कर दिया कि उनको उस लोन को लेने में आसानी, सुविधा हो गई है, वो भी लोन लेके अपने बच्चों को आगे रोजगार करवा सकते हैं, कोई कारोबार करा सकते हैं। मतलब उस लोन योजना में माइनॉरिटी के लोगों के लिए भी है? जी हाँ, और इसके साथ साथ ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में, इसके अंदर भी माइनॉरिटी के लिए है। इसमें तो सबको कर दिया, 8 लाख तक की इनकम वाले, जो किसी भी जाति धर्म के हो, जिसके 8 लाख तक परिवार की इनकम है, वो बच्चे ये कोचिंग ले सकते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए, जुडिशरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, क्लैट के लिए, या और भी किसी तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उसमें किसी की भी कोचिंग ले सकते हैं। तो उसमें मुस्लिम भी कवर हो रहा है, कोई छोटा नहीं है, सबको साथ लेके आगे बढ़ने की नीयत है। दूसरा, सरकारी स्कूल में आप जानते हैं बच्चे ज़्यादा किन के पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और उनमें गरीबों में ज़्यादातर दलितों के बच्चे हैं, या मुस्लिम के बच्चे हैं, आदिवासी के बच्चे हैं, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। तो जो सरकारी स्कूलों में सुधार जो हुआ है, जो एजुकेशन का जो लेवल सुधरा है, जो सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका दलितों और मुस्लिमों को मिलने वाला है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे ज़्यादा गरीबी की वजह से सरकारी में पढ़ते थे, और सरकारी को नो डिटेंशन पॉलिसी लाके बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो ये सुधार जो हुआ, ये फ़ायदा मैं समझता हूँ आने वाले समय में इन वर्गों के बच्चों को मिलेगा। और रही बात आगे जो भी लोग आएंगे, जो भी जिसमें क्षमता होगी, उसके हिसाब से उनको पार्टी मौका देगी, दे भी रही है। तो ये एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई है, और मैं समझता हूँ आप खुद महसूस भी करते होंगे कि सब लोग ऐसे ऐसे जगह से निकल के हम लोग विधायक और मंत्री बने हैं, जो जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई घर से कोई फाइनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उनमें अपनी क्षमताएं थी, अपनी काबिलियत थी, और पार्टी इनमें उन काबिलियत को पहचाना, उनको मौका दिया, और आज आम आदमी पार्टी इतिहास रच दी है, राजनीति को हमने बदल दिया है।
गवर्नेंस की तमाम बातचीतों के बाद और इस दावे के बाद कि राजनीति आपने बदली है, तमाम काम गिनाए, वो अलग चीज़ है। खासकर जब पार्टी बन भी रही थी तब भी इसी दावे के साथ किया गया था कि हम राजनीति बदलने आए हैं। तो वो तो एक तरह की जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ चीज़ें आप एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन अभी अगर पूछा जाए, ये सारी चीज़ें काम गिनाई आपने बिल्कुल बातचीत के आखिरी में, कि सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, जो प्रोपेगेंडा चलता है मीडिया की उसमें एक बड़ी भूमिका रहेगी। और इसके साथ ही अभी जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये 20-25 दिन तरह तरह के झूठ अफवाह सब तरफ से आते हैं जब चुनाव आता है। तो इन सब से जब लड़ने की बात आएगी तो उसमें होगा कि चेहरा कौन है। जैसे आम आदमी पार्टी की ओर जब सबसे ज़्यादा सवाल उठेंगे तो अरविंद केजरीवाल को फोकस किया जाएगा। बीजेपी पर आप किस पर अटैक करेंगे? जैसे उनके पास सीएम उम्मीदवार नहीं हैं तो इस बात के निगेटिव पॉइंट्स हैं, उसी तरह से ये भी है कि किस आदमी के खिलाफ आप अटैक करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो कोई एक चेहरा दिख नहीं रहा है भाजपा में। देखिए, हमें मुझे लगता है किसी बीजेपी के किसी नेता पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना है, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करने नहीं आए। हम सिर्फ अपने काम की बात करेंगे, अपने काम की तुलना उनके काम से करेंगे। हम बताएंगे कि 12-13 सालों से एमसीडी के अंदर उनका शासन और एमसीडी की क्या हालत है। हम बताएंगे केंद्र के अंदर किस तरह वो 6 साल पहले केंद्र में वो चुनाव लड़े और जीत के आए, झूठे वादे किए और सारे वादे फ्लॉप, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। एक वादा बता दे जो पूरा हुआ हो। तो हम आज बात करेंगे कि एक तरफ उन्होंने वायदे किए थे उसका क्या हुआ, और एक तरफ 5 साल पहले हमने वायदे किए थे, उन वायदे को देख लीजिए, हमने अपने सारे वायदे पूरे किए हैं। तो हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे और काम के दम पे मांगेंगे जनता से। और दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं, वो जो भी प्रोपेगेंडा करें, जो भी नेगेटिविटी मीडिया के माध्यम से कराएं, हमने हर घर को टच कर लिया है 2-2 बार। और आने वाले समय में हर घर में हमारा एक कार्यकर्ता, अच्छी बात है कि कार्यकर्ता हर घर से खुद उसके घर वाले ही कार्यकर्ता बन रहे हैं, कोई घर नहीं बच रहा है। तो जितना मर्जी दुष्प्रचार टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कर ले, इस बार इनके किसी भी दुष्प्रचार को हम सफल नहीं होने देंगे। आखिरी कमेंट के तौर पर क्या लगता है, चुनाव परिणाम उसी तरह से दोहरा पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी होगी। बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जब आपने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया है, तब फिर छोटी मोटे माहौल से, मसलन 2-4% की लीड पर आप दावा नहीं कर सकते कि आप बहुत आगे हैं। क्या उसी तरह परिणाम फिर से दोहरा सकने के लिए कौन सी परिस्थितियां आपको मजबूत कर रही, काम गिनाने के अलावा? काम तो आपको बता रहे हैं, कौन सा ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको, कौन ऐसा वॉलंटियर ग्रुप आपको मिल जा रहा है नया कि उसी तरह से वोट फिर से दोहरा? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में और देश में लोग कह रहे हैं कि जिस तरह डर का वातावरण केंद्र की सरकार ने पैदा किया है, अब इनसे सब छुटकारा चाहते हैं। उस छुटकारे पाने की ललक में लोग अब इनका कोई मुद्दा चलने नहीं देंगे। और लोग जिस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं, भय पैदा किया जा रहा है, उस भय से लड़ने के लिए केवल दलित नहीं, केवल आदिवासी नहीं, केवल मुस्लिम नहीं, केवल अल्पसंख्यक के दूसरे जाति धर्म के लोग नहीं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रोड पे आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज तमाम जाति धर्म के यूथ, किसी भी पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ को देख ले, आईआईटीज़ को देख ले, आईएम्स को देख लीजिए, सब जगह लोग इस केंद्र की सरकार के उस जो जिस तरह की गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, जिस तरह की झूठ फैला रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सब लोग दुखी हैं। लोग भारत को मजबूत होते देखना चाहते हैं। लोगों को लग गया कि ये भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। ये दूसरों को टुकड़े टुकड़े कहते थे, लेकिन अब सबको समझ आ गया टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये बीजेपी है। अगर मोदी जी आके रैलियों में, बड़ी बड़ी सभाओं में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, गंगा माँ का बेटा बनते हुए, राष्ट्रवाद के हर उस सिंबोलिज्म को गढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल को बार बार चुनौती देने लगे, कई राज्यों में उन्होंने किया, सीएम उम्मीदवार ना घोषित करके खुद को ही चेहरा बना दिया, भले ही सब जान रहे थे कि वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे, तो तब क्या किया जाएगा? मोदी वर्सेज केजरीवाल करने से क्या आम आदमी पार्टी भी बचेगी? देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीत जाएंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री फिर अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लायक रहेंगे? अगर वो उन्हीं के चेहरे पे चुनाव दिल्ली का लड़ना है, जिस तरह बोल भी रहे हैं अमित शाह जी, तो फिर क्या करेंगे? उनको तो फिर प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल रहेगा कि दिल्ली से हार गए वो तो। चूँकि काम चलेगा, ईमानदारी चलेगी और देश के प्रति सच्चा समर्पण चलेगा। बार बार केवल एक ही डुगडुगी बजाने से काम नहीं चलेगा। काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती।
तो जो वो कर सकते थे कर चुके। हम लगातार जब दिल्ली चुनाव में तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे, दिल्ली सरकार के तमाम प्रतिनिधि, विपक्ष के तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत करते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे तमाम मुद्दों पर हुई अपडेट से।